नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का बहुत स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं, फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको दहेज उत्पीड़न से जुड़ी समस्याओं पर कानूनी सलाह देंगे। अगर कोई दहेज के लिए मानसिक या शारीरिक प्रताड़ना झेल रही है तो वह हमें कानूनी सहायता के लिए संपर्क कर सकते हैं। आप फोन करके दहेज उत्पीड़न मामले पर कानूनी जानकारी या फिर सलाह भी ले सकते हैं। दहेज प्रथा से जुड़ा हुआ सबसे बुरा पहलू इसके लिए महिलाओं पर होने वाला अत्याचार है। दहेज उत्पीड़न के मामलों दहेज के लालची परिवार या पति शादी के बाद लड़की को दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं। कई बार तो दहेज की मांग बार बार की जाती है और महिला को ससुराल में शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित भी किया जाता है। यहाँ कई बार महिलाओं की हत्या तक भी बात पहुंच जाती है और कई बार उन्हें प्रताड़ित कर आत्महत्या के लिए मजबूर कर दिया जाता है। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक भारत में दहेज उत्पीड़न के चलते करीब हर घंटे एक महिला की मौत होती है, जो काफी ज्यादा शर्मनाक है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2019 में महिलाओं के खिलाफ जो अपराध दर्ज किए गए, जिनमें 30% अपराध पति या ससुराल वालों द्वारा महिला प्रताड़ना के मामले हैं। दहेज महिलाओं को प्रताड़ित करने का एक मुख्य कारण भी है और ऐसे में दहेज की मांग करना ही नहीं बल्कि उस मांग को पूरा करना भी अपराध की श्रेणी में आता है। 1961 में बनाए गए दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत दहेज लेने के लिए और देने के लिए जो प्रक्रिया है उसमें सम्मिलित अपराधी को कड़ी सजाओं का भी प्रावधान है। इसके तहत पीड़ित परिवार से कोई भी व्यक्ति शिकायत दर्ज करवा सकता है। कई कारणों से पीड़ित परिवार दहेज संबंधी शिकायत कराने से हिचकते हैं, जिसके चलते इसमें महिला अधिकारों से जुड़ी गैर सरकारी संस्थाओं एनजीओ को भी केस दर्ज करवाने का अधिकार है। वहीं जिला अधिकारी ऐसे मामलों में खुद भी संज्ञान ले सकते हैं। ये तो थी बुनियादी जानकारी। दहेज उत्पीड़न कानून से बारे में ज्यादा जानकारी आपको देंगे। इस वक्त हमारे साथ मृदुल अग्रवाल जी, विशेष अधिवक्ता, सीधे हमारे साथ जुड़ गई हैं। मृदुल जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। और ऐसे में अगर आपका भी कोई दहेज उत्पीड़न से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी हैं। तो विषय एक बार फिर से आपको बता देते हैं। दहेज से जुड़ी कानूनी जानकारी आज हम आपको देंगे। 7065013841 पर कॉल करिए। 8377009636 पर भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो खास मेहमान लगातार हमारे साथ मौजूद है, उनसे आज हम चर्चा करेंगे और विषय हमारा रहेगा दहेज प्रताड़ना। दरअसल दहेज प्रताड़ना के मामले अक्सर सामने आते हैं जो अपने आप में कई सवाल खड़े करते हैं। मृदुल जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि दहेज प्रताड़ना को कानूनी तौर पर आप कैसे परिभाषित करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो चाहती हूँ कि दहेज जैसी जो कुरीति है हमारे समाज में एक समय से चली आ रही है, उसको कॉम्बैट करने के लिए, उससे लड़ने के लिए वक्त पे हर वक्त एक नया कानून आता गया है हमारे समाज में। सबसे पहले 1961 में, जैसे कि आपने बताया कि डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट आया है। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, जो डाउरी की डेफिनेशन दी गई है 1961 में, जब ये एक्ट आया था तब ये समस्या बहुत बड़ी थी और उसको सामने से देखने में हमको उसमें उन्होंने बहुत ज्यादा पीनल एक्शंस भी रखे हैं। 5 साल की 7 साल की इसमें सजा भी है। और लेकिन इस कानून में सबसे बड़ी बात ये हुई कि उसको प्रूव करना पड़ता है, क्योंकि एक जो ये कानून है एक क्रिमिनल नेचर का हो जाता है और ये इसको प्रूव करने के लिए बियॉन्ड डाउट जाना पड़ता है। तो उसको प्रूव करने में जो लड़की को जो परेशानियां आती थी उसको कॉम्बैट करने के लिए फिर एक जद्दोजहद रही है 83 तक। तब उस समय एक कानून आया 498A के नाम से, जिसे हम जानते हैं। अब 498A उसमें कहीं भी डाउरी का नाम नहीं लिया गया है, लेकिन प्रताड़ना, फिजिकल हैरेसमेंट, मेंटल क्रुएल्टी, इन सब के बारे में बोला है। और क्लॉज बी में यह बात बोली है कि ये भी हो सकता है कि हस्बैंड एक अनलॉफुल डिमांड रख रहा है टुवर्ड्स द
विक्टिम एंड उस डिमांड को फुलफिल करते हुए वो जो क्रुएल्टी का शिकार हो रही है, उस क्रुएल्टी से निजात दिलाने के लिए इस एक्ट को लाया गया, इस सेक्शन को एमेंड किया गया, 498A लाया गया। जी। अब इसके आगे जब हम चलते हैं तो इसमें जब हम ये मैं बड़ा बताना चाहती हूँ कि एविडेंस एक्ट है, कोई भी हमारा एक्ट होता है, कोई भी गुनाह होता है, उसको प्रूव करने के लिए प्रोसिक्यूशन को एक लेवल तक जाना पड़ता है तो प्रूव करने के लिए। तो उस बात को 498A जैसे अमेंड किया था वैसे ही 113A 113B ये भी एविडेंस एक्ट में इंक्लूड किया गया, जिसमें कि प्रिजम्पशन दी गई कि विद इन 7 years अगर ऐसा कुछ भी एक्ट होता है तो उसमें ये माना जाएगा कि हस्बैंड और उसके रिलेटिव इसमें इन्वॉल्व हैं और उनको सजा मिलेगी। ठीक है मृदुल जी, और इसके साथ साथ क्या ससुराल की कोई रिश्तेदार या फिर जैसे सास ननद या फिर और कोई रिश्तेदार उन पर केस दर्ज किया जा सकता है इन हालातों में कि अगर कोई मारपिटाई होती है या प्रताड़ित किया जाता है, और किन हालातों में दर्ज होता है, किन धाराओं के तहत दर्ज होता है, ये भी हमें बताइए। देखिए 498 में एक कंप्लीट सेक्शन जो कि पूरी तरह से विक्टिम को एम्पावर करता है कि वो जिसने उसके ऊपर ससुराल में जिसने उसके ऊपर प्रताड़ना की है उसका नाम वो FIR में लिखा सके और वो जाए पुलिस स्टेशन पे, वहाँ पे FIR दर्ज होगी। वहाँ पे जिसने, चाहे वो हस्बैंड हो, हस्बैंड की माँ हो, हस्बैंड बहन हो, जो भी वहाँ पे उनके साथ रहते हैं, जिनसे उनको प्रताड़ना मिल रही है मेंटली और फिजिकली, उनका सबका वो नाम वहाँ पे दे सकती है और उनके अगेंस्ट एक्शन में पुलिस इमीडिएटली आ जाती है। जी ठीक है। यदि कोई रिश्तेदार दहेज संबंधी उत्पीड़न का सामना कर रहा है तो दूसरे किन कानून के अंतर्गत शिकायत दर्ज हो सकती है? देखिए कानून तो फिर इसके बाद हम हर चीज में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आ गया है अभी, तो ये डोमेस्टिक इसमें भी 2005 में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आया है, इसमें भी विक्टिम को दिया गया है कि वो जाए और ऑल्दो दिस एक्ट, ये जो एक्ट है ये सिविल नेचर का है, लेकिन इसमें पूरा कंसाइज फॉर्म दिया गया है कि 18 to 23 सेक्शंस हैं इसमें, जिसमें कि सब तरह से उसको एक राहत मिल सकती है विक्टिम को, कि उसको प्रोटेक्शन मिल जाएगा, उसको रेजिडेंस के लिए ऑर्डर मिल जाएगा कोर्ट से कि हाँ भाई वो रहने के लिए उसको जगह चाहिए, उसको मॉनेटरी रिलीफ मिल जाएगा, उसको कस्टडी मिल जाएगी बच्चों की, कॉम्पनसेशन मिलेगा, इंटरिम रिलीफ मिलेगा। मतलब ये जो एक्ट आया है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आया है, इसमें पूरी तरह से प्रोटेक्शन दी गई है लड़कियों को कि वो दहेज से जो भी परेशानी हो रही है उनको घर में रहने की, तो इससे समाज की तरफ से जब हम देखा जाए इसको, आपको इसको होलसम में देखा जाएगा कि एक समाज में एक रिस्ट्रेन लाने के लिए कि ऐसा हमको नहीं करना है, जस्ट समाज को कैसे सुधारें, उस सुधार लाने के लिए ये सारे कानून लाए जा रहे हैं ताकि हमारा समाज सुचारू रूप से चल सके। जी ठीक है। मृदुल जी, ये भी बताइए कि क्या दहेज उत्पीड़न मामले में पीड़िता को पुलिस सुरक्षा भी मिल सकती है? क्या प्रक्रिया है इसकी? देखिए पुलिस सुरक्षा तो बिल्कुल मिल सकती है। इमीडिएटली जब आप कोर्ट में, अभी तो इस समय ये प्रॉब्लम इसमें जैसे थाने में जाएगी वो रिपोर्ट लिखाएगी, उसमें एक बहुत ज्यादा विमेन सेल्स हैं हमारे पास डिस्ट्रिक्ट में, हर जगह पे खुले हुए हैं, वहाँ पे हस्बैंड को बुलाया जाता है, वहाँ पे उनसे बातचीत की जाती है, एक कम्युनिकेशन किया जाता है दूसरी पार्टी से कि भाई कहाँ तक ये बात, अब क्योंकि इस समय आज की तारीख में ये भी है कि इस 498A का दुरुपयोग भी हो रहा है, तो उस चीज को बचने के लिए पुलिस को ये डायरेक्शंस मिली है सुप्रीम कोर्ट से कि एकदम से अरेस्ट ना करें, एक बात को समझें जब तक कि बहुत ही ग्रीवेंस नहीं हो कि वो उनको बहुत ज्यादा चोट लगी है, कोई डेथ हो जाती है, जब तक ये सब कुछ ना हो तब तक एक मामूली घरेलू झगड़े में या उनको दहेज उत्पीड़न का जब तक उनको पक्की तौर से उनको पक्का ना हो जाए कि भाई ये दहेज का मामला है, तब तक वो अरेस्ट ना करें। तो ये सब एक
मापदंड भी जी लिए जा रहे हैं जी जी। कि ताकि समाज में ये हो कि कौन कौन सी समस्याएं आपको आती है और क्या आपके सामने भी कोई ऐसी समस्या है जिससे आप दो चार हो रही हैं? आप हमें फोन कर सकते हैं, कानूनी राय ले सकते हैं। हमारे साथ इस वक्त मृदुल जी लगातार जुड़े हुए हैं। मृदुल जी, दहेज उत्पीड़न का सामना कर रही महिलाओं को पुलिस सुरक्षा और काउंसलिंग भी की जाती है, और क्या की जा सकती है, कैसे उन्हें मुहैया कराई जाती है काउंसलिंग या फिर पुलिस सुरक्षा, इस बारे में भी बताइए। देखिए, जैसे ही किसी भी लड़की जो भी एक सबसे पहले तो मैरिड लड़की है जिसको की प्रताड़ना हो रही है फिजिकली मेंटली, वो इमीडिएटली वो जा सकती हैं पुलिस स्टेशन में अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकती हैं। जैसे ही वहाँ पे पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज कराती हैं, वैसे ही वहाँ पे एक विमेन वेलफेयर के लिए बहुत सारे काउंसलर्स हैं, जी एक विमेन सेल्स भी अलग से हैं जी। जहाँ पे वो एकदम से कंप्लेंट भेजी जाती है और उसमें उनको पूरी तरह से सहायता दी जाती है। हस्बैंड को भी बुलाया जाता है कि उनसे बीच में बैठ के बात की जाती है कि इससे पहले कि रजिस्ट्रेशन हो एफआईआर का, अगर बहुत ज्यादा ग्रेव सामने से नहीं दिख रहा है कि उनको चोट लग गई है, कुछ हालत खराब है, तब तक उसको कोशिश की जाती है कि सामने साथ बिठा के सोसाइटी में उनको बात की जाए कि क्या प्रॉब्लम है, उनको क्या प्रॉब्लम है, सच में दहेज का मामला है, कैसे पता करें। वो लोग वहां पे बैठ के सब पूरी काउंसलिंग करते हैं ताकि घर एक सुचारू रूप से चल सके। जी उसके बाद भी कोर्ट में जब ये रजिस्टर भी हो जाता है मैटर, तो कोर्ट में जब रजिस्ट्रेशन हो गया आपका एफआईआर का, कोर्ट में चला जाता है मैटर, चार्ज लगने वाला होता है, तब भी समय समय पर मीडिएशन के लिए भेजा जाता है ताकि बीच में कहीं पर भी कभी भी ये पूरे मौके दिए जाते हैं कि काउंसिल किया जाए दोनों पार्टीज को, और उनके क्योंकि आगे बच्चे भी होते हैं, फैमिली भी होती है, किसी तरह से उनको जोड़ के रखा जाए, उसमें टूट ना पाए, इस बात का भी पूरा ध्यान रखा जाता है कि आखिर तक इवन इन स्टिल सुप्रीम कोर्ट ये मीडिएशन चलते रहते हैं और वहां तक भी ये कोशिश रहती है कि घर टूटे नहीं और बात खत्म ना हो, और दहेज उत्पीड़न के मामले में लड़की को पूरा प्रोटेक्शन दिया जाए कि अगर जहां जहां गलती उसकी हो वहां वहां उसको बोला जाए, उस सजा भी दी जाए। एक तरह से एक काउंसलिंग प्रॉपरली थ्रू आउट मिलती है। जी ठीक है। कई बार दहेज उत्पीड़न के कानूनों का दुरुपयोग भी किया जाता है, क्योंकि अक्सर इस तरह की भी खबरें आती है कि इसका दुरुपयोग किया जाता है। इन हालातों में झूठे अगर दहेज मुकदमे दर्ज किए जाते हैं तो उससे कैसे बचें और ऐसे लोगों के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई होती है जो कि झूठे मुकदमे दर्ज करवाते हैं? देखिए, झूठा अब मुकदमा तो मुकदमा है, अब उसके बाद वो झूठा है कि सच्चा है ये बात तो कोर्ट बताएगी आपको। तो उसमें जो भी एक्यूज है, हस्बैंड है, उसको पूरा काम अपने आप को रख के अपना, क्योंकि अगर उसने कुछ बुरा नहीं किया है तो वो बातें अपने सामने रखनी पड़ेंगी उसको कोर्ट के सामने कि नहीं ऐसा है, जो भी उनके पास तथ्य होंगे, जो भी चीजें होंगी वो बताएंगे। तो कोर्ट का तो काम ही है ये है कि भाई बीच में देखना कि क्या सही है और क्या गलत है, झूठा केस है कि सही केस है, क्योंकि बहुत सारे अदरवाइज दहेज के छोड़ के भी और भी बहुत सारे केस होते हैं, चीटिंग के, इसके उसके, जो भी झूठे हो सकते हैं। तो उसमें कोर्ट का ही काम है कि उसको देखा जाता है कि कैसे क्या सच है, और जो 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 एक्यूज है, जिसके अगेंस्ट केस चल रहा है, उसको एक काम एंड क्वाइट रख के अपने आप को सारे तथ्य सामने लाने पड़ते हैं और देखा जाता है कि भाई क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है। मृदुल जी, क्या स्त्री धन की प्राप्ति के लिए अग्रिम जमानत खारिज की जा सकती है? देखिए, स्त्री धन जो है एक बहुत ही डिफाइन किया हुआ एक कंसेप्ट है। 406 में ये ऑफेंस है कि स्त्री धन हस्बैंड के पास रह गया है, जो लेडी है शी ऑलवेज सेज कि भाई मैं तो लेकर नहीं आई हूँ, और हस्बैंड कहते हैं कि मैं वो लेकर चली गई। क्योंकि हमारी शादी जब होती है तो ऐसा कोई लेखा जोखा नहीं होता है कि कितनी दी गई है और कितना क्या हुआ है, तो उस बात को एसरटेन करने के लिए, उस बात को देखने के लिए
ये 406 का एक क्रिमिनल ऑफेंस है जो हम लोग इसको यूज कर सकते हैं कि हाँ भाई इनके पास हमारी है। लेकिन 406 अपने आप में एक अकेला सेक्शन नहीं चलता है, इट्स ऑलवेज कपल विद 498 है। 498 है, 406, 334, ये तीनों का ही एक सम्मिलन होता है और इसमें एंटिसिपेटरी बेल कोर्ट हैज टू सी कि भाई कितना एंटिसिपेटरी बेल में उनकी काबिलियत है, उनको मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। अगर वो सच में दिख रहे हैं सामने से कि नहीं भाई वो ऐसा उन्होंने किया है, उसको प्रताड़ना की हुई है और उसका सारा गहने वगैरह रखे हुए हैं, तो नहीं मिलेगी एंटिसिपेटरी बेल। तो इट्स नॉट अ मैटर ऑफ राइट दैट एवरीबडी गेट्स एंटिसिपेटरी बेल। जी, ठीक है। क्या शादी में मिले उपहारों, गिफ्ट्स और मजबूरी में दिए गए दहेज के बीच जो कानूनी तौर पर अंतर स्पष्ट करना बहुत आसान नहीं होता, लेकिन सेक्शन 498A क्या कहता है मैम? देखिए 498A वेरी स्पेसिफिकली कहता है कि कुछ भी जो भी डिमांड, कोई भी वैल्यूएबल अगर डिमांड किया गया है फ्रॉम द गर्ल साइड, और डाउरी इन इटसेल्फ इज द डिमांड ऑफ सर्टेन अमाउंट प्रॉपर्टी और अमाउंट, दैट इज डाउरी। जो जनरली आपके जो भी त्योहार हैं जिनमें आप गिफ्ट दे रहे हैं, जो आपके कस्टम्स हैं, जो रिचुअल्स हैं, उनमें जो दी गई चीजें हैं वो दहेज नहीं माना जाता है। स्पेसिफिकली ये कहा गया है, यहाँ तक कि एक केस में हुआ था कि 10,000 रुपीज देने थे सोसाइटी में एज एन इंस्टॉलमेंट, और लड़की से कहा गया कि आप 10,000 रुपए आपने लेकर आइए। तो उस बात को भी कोर्ट ने उसका कॉग्निजेंस लिया और कहा कि ऑल्दो इट्स नॉट अ डाउरी बट इट्स अमाउंट, वैल्यूएबल अमाउंट है जो कि डिमांड, अनलॉफुल डिमांड है जो कि रखी गई है। और इवन 10,000 रुपीज अनलॉफुल अगर डिमांड किया गया है तो इट इज अनलॉफुल डिमांड एंड वो भी डाउरी के संज्ञान में आएगा। जी, ठीक है मैम। क्या कोई रखेल किसी व्यक्ति या फिर उसके परिवार पर 498A का केस दर्ज कर सकती है क्या? देखिए इसमें जब 498 अमेंडमेंट हुआ ये 1983 में, उसके बाद ये बड़ी आसानी से, कई बार क्या होता है कि बहुत लोग जो होते हैं गांव में अपना पूरा परिवार होता है उनका, शहर में आ जाते हैं, शहर में एक और शादी कर लेते हैं, वो लड़की को पता भी नहीं होता है कि भाई मैंने ये शादीशुदा है पहले से, उसको कभी गांव जाने का उसका कोई वो होता ही नहीं है। तो उस ऊपर जो भी प्रताड़ना होती है, तो कोर्ट ने ये बोला, 2014 की बात है ये, कि जब कोर्ट ने कहा, हमारे जस्टिस पचायत थे, बहुत लर्नड जज रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने इस बात को कहा कि जब हम जो वर्ल्ड मैरिजेस में से जो बच्चे हैं उनको हम पूरी प्रोटेक्शन दे रहे हैं, प्रॉपर्टी में सब कुछ हो रहा है, तो जो ये लेडी है जो 498A की प्रताड़ना झेल रही है, वो क्यों नहीं है लायबल 498A में रिपोर्ट लिखाने के लिए? तो उन्होंने कहा कि नहीं, उसको भी प्रोटेक्शन है पूरी। लेकिन हम लोग जो लिव इन रिलेशंस में जो बच्चे रह रहे हैं, जो लोग लड़कियां, उनको ये प्रोटेक्शन अभी तक नहीं दी गई है कि लिव इन रिलेशंस के लिए। बट हाँ, अगर मैरिज हो गई है, फैमिली है, भले ही वो सेकंड मैरिज है, बट शी कैन गो टू द पुलिस स्टेशन एंड फाइल FIR कि उसके ऊपर जो भी प्रताड़ना हो रही है उसके खिलाफ वो आवाज उठा सकती है। ठीक है मृदुल जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत विस्तार से, तफसील से हमें जानकारी दी, दहेज उत्पीड़न के बारे में बताया। और मुझे लगता है कि जो महिलाएं इसको सुन रही होगी या फिर इस तरह से दहेज उत्पीड़न से प्रताड़ित हो रही होंगी, वो जाहिर तौर पर अपने लिए आवाज उठा सकती हैं, अदालत जा सकती हैं, दरवाजा खटखटा सकती है। एक रास्ता दिखाने की कोशिश आपने की है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और तफसील से जानकारी देने के लिए। इसी के साथ लीगल हेल्पलाइन में इतना ही। नमस्कार।